Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 अगस्त 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सोलोमन आइलैंड्स को, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह आज का सबसे पहला आर्टिकल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको यहाँ पर कुछ बेसिक्स भी क्लियर करने पड़ेंगे। आपको मालूम होगा पिछले 1-1.5 महीने में पेगासस स्पाईवेयर की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ठीक है, पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पर दूसरे व्यक्तियों की जासूसी करने में मदद करता है। तो यहाँ पर सरकार के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है बहुत सारे जर्नलिस्ट की जासूसी करने के लिए, बहुत सारे मिनिस्टर्स की, बहुत सारे ऑफिशियल्स लोगों की जासूसी की गई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जब ये सब कुछ बोला गया ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग गए। उसके बाद क्या होता है, 22 जुलाई में एक पिटीशन डाली जाती है और पिटीशन में मांग ये की गई जो ये पेगासस स्पाईवेयर है इसको लेकर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, एक इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन होगी तभी हमें पता चलेगा कि वाकई में चीज़ें क्या हो रही हैं इस स्पाईवेयर को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर 22 जुलाई को एक पिटीशन डाली, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी पिटीशंस इसी चीज़ को लेकर डली थी। फिर 22 जुलाई के बाद 26 जुलाई आती है, तो 26 जुलाई में जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस पेगासस स्पाईवेयर को लेकर। तो इन्होंने सेपरेटली डिसाइड कर लिया कि हम लोग अलग से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब ये मुद्दा आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अभी क्या है, कल वेडनेसडे था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल वेडनेसडे में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बोला है कि आप यहाँ पर सेपरेटली जो इन्वेस्टिगेशन करने का तय किया है अभी उसके लिए रुक जाओ। ठीक है, अभी वो मत करो, क्योंकि अभी डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसी मामले में लगा पड़ा है, तो अभी के लिए रुक जाओ, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो मतलब कंट्रोवर्सी पिछले महीने से ज़्यादा, मतलब 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, अभी तक ये खिंचती भी आ रही है। अब क्या है, इस आर्टिकल में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर रिलेट होंगी, प्लस जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है पेगासस स्पाईवेयर। ये एग्जैक्टली क्या है, चलो इसको समझते हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं मालूम है, तो हम लोग इसको समझेंगे। तो पेगासस स्पाईवेयर नाम से समझना है पहले। स्पाईवेयर ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जासूसी करने में ये मदद करता है। इसको लाया गया था किसके लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को यहाँ पर एक तरीके से ट्रैक करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, पब्लिकली इसको यूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्री में बहुत सारे लोगों के ऊपर, ओपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर, इन सब लोगों के ऊपर यूज़ करती हुई नजर आएगी। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिला है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम समझेंगे पेगासस मतलब क्या होता है। वो इस प्रकार का जानवर होता है, आपको देखना है, ये हॉर्स है जिसके बड़े बड़े विंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और स्पाई मतलब आप कह सकते हो जासूसी करना। तो यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर किसी व्यक्ति के फ़ोन में उसको डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति के फ़ोन में से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। पहला क्वेश्चन, किस माध्यम से ये जो स्पाईवेयर है ये फ़ोन के अंदर जा सकता है, तो सबसे पहली बात आपको देखना है एसएमएस के थ्रू इंस्टॉल किया जा सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू, आई मैसेज के थ्रू। आज के टाइम पर ये बहुत एडवांस लेवल पर है, 0 क्लिक अटैक पर पहुंच चुका है। 0 क्लिक अटैक मतलब यह है कि मान लो एक व्यक्ति ए है और दूसरा पर्सन है पर्सन बी। पर्सन ए चाहता है जासूसी करना पर्सन बी की, तो पर्सन ए के पास क्या होना चाहिए, पर्सन बी का मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर पर्सन ए के पास मोबाइल नंबर है इसका, तो वो इसके फ़ोन पर मिस कॉल मारेगा और मिस कॉल मारते ही इसके फ़ोन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिस कॉल आ जाएगी डेफिनेटली, लेकिन मिस कॉल के साथ साथ क्या होगा, पेगासस स्पाईवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये है आज का एडवांस लेवल। तो आज के एडवांस लेवल पर ये यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इसके फ़ोन में ये पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद जो ये पर्सन ए है वो सारी जो जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकता है। तो ये है पेगासस स्पाईवेयर। तो आज के टाइम पर ये 0 क्लिक अटैक पर पहुँच चुका है, तो इसके बारे में ध्यान देना है। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कौन
कौन सी निकाली जा सकती है, तो SMS निकाले जा सकते हैं, ईमेल्स को, फोटोज़ एंड वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्ड कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स हो गए, कैलेंडर्स, और जो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन चीज़ ये भी है कि मान लो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया है उसके फ़ोन का माइक भी ऑन किया जा सकता है। मान लो कहीं वो मीटिंग में बैठकर बातचीत कर रहा है तो उसकी बातचीत भी सुनी जा सकती है, प्लस उसका कैमरा एक्टिवेट किया जा सकता है, या फिर उसका जो GPS डेटा है उसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ये पेगासस स्पाईवेयर, तो इसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आज के टाइम पर ये जीरो क्लिक अटैक पर पहुँच चुका है, और एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अब यहाँ पर अगर आप लोगों को, जैसे मैंने पिक्चर के थ्रू समझा दिया है, कुछ अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं इसके रिगार्डिंग, तो मैंने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, आप लोग यहाँ पर देख लेना। ये आर्टिकल GS पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस GS पेपर 2 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस का टॉपिक देखने को मिल जाएगा, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं बतानी भूल गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है इस पेगासस स्पाईवेयर को कौन सी कंट्री ने बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है जो इजरायली कंट्री ने बनाया है, इसराइल का एक NSO ग्रुप है, ठीक है, NSO ग्रुप ने बनाया है इस पेगासस स्पाईवेयर को। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ पर ये आर्टिकल हुआ कंप्लीट, क्योंकि आपको हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, करंट इशू है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और जब आप प्रीलिम्स ईयर के जो भी पास्ट ईयर के प्रीलिम्स क्वेश्चंस देख पाओगे ना UPSC के, तो ज़्यादातर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। अब बात करेंगे अगले आर्टिकल की, तो अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है जो 9 नाम हैं सुप्रीम कोर्ट जज के लिए चुने गए थे। अब ये 9 नाम कौन कौन से हैं, 9 लोग कौन कौन से हैं, उनके नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो 9 नाम है वो यहाँ पर ये बताए गए, लेकिन अभी यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो गवर्नमेंट ने अभी देखो ये जो आर्टिकल है ना, पिछले कुछ दिनों में से लगातार चर्चा में है, वो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर यहाँ पर 9 लोगों को अभी अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर 9 लोगों को जो अपॉइंट किया गया है, तो ये कैसे अपॉइंट किया गया है, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, नहीं पता तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, इसके माध्यम से क्या किया गया, अभी 9 जजेस को अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और उन 9 जजेस में से ये सारे जजेस के नाम दे रखे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक आध नाम याद रख सकते हो। एक आध नाम में से सबसे टॉप का नाम जो कि आपको याद रखना ही है वो ये है जस्टिस BV नागरत्न, ठीक है, ये एक विमेन है कर्नाटका हाई कोर्ट की, तो आपको ध्यान रखना है। और इनफैक्ट यहाँ पर बोला यह जा रहा है ये ऐसी विमेन आने वाले टाइम पे बन सकती हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। तो मतलब अभी तक हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में, या फिर आप कह सकते हो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एक विमेन नहीं बनी है आज तक। तो एक हिस्ट्री बन सकती है, एक इतिहास रचा जा सकता है अगर यहाँ पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनती हैं तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इनका नाम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, और ज़्यादा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अभी जो ये 9 जजेस के नाम दिए गए हैं, 9 जजेस के नाम क्लियर करे गए हैं, वो कैसे करे गए हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो यह आर्टिकल आपका GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो न्यूज़ में मैंने आपको समझा दिया है न्यूज़ में क्यों है ये सारी चीज़ें। अब हम समझेंगे ये कॉलेजियम सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। तो देखो यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को हम लोग ऐसा सिस्टम बोलते हैं जो कि जजेस को अपॉइंट करने में मदद करता है, साथ ही साथ जजेस का जो ट्रांसफ़र है वो करने में मदद करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, ये एक बार में नहीं बना था, धीरे धीरे यहाँ पर इसको बनाया, जो इसका इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे हुआ था। 1981 में पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला कि आप ना रेकमेंड करोगे ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब किसी भी जज को अपॉइंट करना है तो उसके लिए रिकमेंडेशन किसका आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आएगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करेंगे हाँ भाई इस वाले जज को, सॉरी इस वाले व्यक्ति को यहाँ पर जज बनना चाहिए, ठीक है, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो इनके रिकमेंडेशन पे होगा। पहले ये होता था, कब की बात है ये, 1981 की बात है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 1993 आया, तब हमने यहाँ पर इसके अंदर और भी जजेस को इंक्लूड किया, तब हमने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। हमारा कहना ये था कि देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले यहाँ पर ओपिनियन लें सही भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं नेपोटिज्म वाली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि नेपोटिज्म वाली चीज़ें अभी भी देखने को मिल जाती हैं, बट इनका इंडिविजुअल जो ओपिनियन है इसके साथ साथ यहाँ पर और भी लोग होने चाहिए। तो क्या किया गया, 1993 के अंदर 2 जजेस को और अपॉइंट किया गया। यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर अब कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2 सीनियर मोस्ट जजेस और आ गए, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो गए। फिर उसके बाद 1998 आता है। तो 1993 के बाद 1998 में भी हम लोग संतुष्ट नहीं रहे। हम लोगों ने क्या सोचा
कि यहाँ पर अभी भी ये लोग कम है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर एक आध व्यक्ति और होना चाहिए ताकि जो ये आपस में बातचीत है, कंसल्ट है, ये और ज़्यादा बढ़ सके। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर आज के टाइम पर 5 मेंबर हैं, तो आपको ध्यान रखना है आज के टाइम पर भी 5 मेंबर इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। 5 मेंबर में एक तो हो गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ 4 हैं सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। इनके बीच में आपस में डिस्कशन होने के बाद ये लोग जजेस को अपॉइंट करते हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बट अभी हम लोग समझेंगे कि इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है। तो गवर्नमेंट का रोल ना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर एक ये इंक्वायरी बैठाते हैं, इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, किसके द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक रेप्यूटेड एस्टेब्लिश इंटेलिजेंस एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो कि कंट्रोल करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। क्वेश्चन यह है कि चलो हमने समझ लिया कॉलेजियम सिस्टम क्या है, यहाँ पर 5 लोग हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस हैं, लेकिन अभी भी हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको समझना होगा कि अभी हमने देखा इस मेंबर बॉडी में कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 मेंबर हैं, एक है CGI। तो CGI पहले कैसे अपॉइंट होते हैं इसको भी समझ लेते हैं हाथों हाथ, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो CGI को अपॉइंट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। CGI को भी, चाहे वो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस सभी को अपॉइंट करने वाले कौन व्यक्ति हैं, वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं तो उसमें ना प्रेसिडेंट का रोल तो होता ही है, मेन रोल होता है, प्लस उसके बाद यहाँ पे जो इनसे पहले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है NV रमन साहब। इनसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो यहाँ पर बातचीत करेंगे, वो भी बताएंगे कि हाँ भाई इनको बनना चाहिए, वो भी अपना रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है, वो भी यहाँ पर चीज़ें बताएंगे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि हाँ सीनियरिटी लेवल पर कितना एक्सपीरियंस है जज को और कितने जहाँ पे सीनियर व्यक्ति हैं वो, उसके बेसिस पर भी यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना जाता है। ओके, अब यहाँ हो गई हमारी CGI की बात। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जो कि यहाँ पर इस आर्टिकल में बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पर CGI का रोल भी रहेगा और साथ ही साथ प्रेसिडेंट का रोल भी रहेगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये पहली बात बातचीत करते हैं कॉलेजियम मेंबर्स के साथ। जो ये कॉलेजियम मेंबर के अंदर 5 मेंबर हैं, आपस में कंसल्ट करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर रिकमेंड करते हैं एक मेंबर को कि हाँ भाई इनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। फिर उसके बाद ये अपना वो जो ओपिनियन है वो राइटिंग में सब कुछ लिखते हैं, लिख कर यहाँ पर बताते हैं। फिर क्या होता है, जो कॉलेजियम है ना ये रेकमेंड करता है लॉ मिनिस्टर को, ठीक है। ध्यान से सुनना कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें यहाँ पर 5 लोग हैं वो रेकमेंड करता है लॉ मिनिस्टर को, और जो लॉ मिनिस्टर है ये फॉरवर्ड कर देता है पूरा का पूरा लेटर किसको, प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर फिर यहाँ पर एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। फिर एट द लास्ट प्रेसिडेंट क्या करता है, इन जजेस को अपॉइंट करता है। ये है पूरा प्रोसेस। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। उससे पहले यहाँ पर ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं, तो आपको ध्यान देना है। देखो इसके अंदर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं, कॉलेजियम सिस्टम की बहुत ज़्यादा आलोचना भी होती है। अब आलोचना क्यों होती है, सबसे पहली बात यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इतनी है नहीं, आपस में लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, आपस में बातचीत करके काम कर रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी इतनी है नहीं। प्लस नेपोटिज्म भी देखने को मिलता है, मतलब कि इनका कोई रिलेटिव है, मान लो चाहते ही है, 5 मिलकर चाहते हैं कि हाँ भाई इसी जज को यहाँ पर इसी व्यक्ति को जज बनना चाहिए, तो ये आपस में मिलकर या फिर उनके जो रिलेटिव्स हो गए, आपस में जो इनके घर के लोग हो गए, ठीक है, या फिर कोई इनका रिलेशन में है तो उन्हीं को ये लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। तो नेपोटिज्म वाली चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है। आप देख पा रहे हो आर्टिकल छोटा सा है, लेकिन आपको ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसका एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है, कैबिनेट ने क्लियर कर दिए 15,000 करोड़ रुपए किसके लिए, NMP लिंक्ड FDI प्रपोजल के लिए। NMP क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। अभी ये पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, हमने इसका डिस्कशन अभी तक नहीं किया है, तो आज हम समझेंगे ये है क्या NMP। तो अभी के लिए यहाँ पर आर्टिकल में क्या है कि हाँ जो कैबिनेट है उसने, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, वेडनेसडे में इन्होंने क्लियर किया है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने जो है एक तरीके से क्लियर किया। अभी क्या है, हम लोग इसको छोड़कर समझेंगे पहले तो NMP क्या है, क्योंकि हमने अभी तक इसको समझा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसको बोला गया है, और यहाँ पर ये आर्टिकल आपका GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। GS पेपर 3 यानी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ आपको बहुत सारे और भी टॉपिक्स अपने सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मोनेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NMP को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर जो ये NMP है
इसका मेन मकसद ये है कि आने वाले टाइम पर, आने वाले 4 साल में हम लोग 6 लाख करोड़ रुपए जो है एक तरीके से गेन कर सकें। मतलब सरकार जो है 6 लाख करोड़ रुपए गेन कर सके आने वाले 4 साल में। ये 6 लाख करोड़ बहुत होते हैं। तो यहाँ पर किस पर्पज़ से गेन किया जाएगा, मतलब कैसे गेन किया जाएगा, इसके पीछे का क्या इन्होंने आइडिया लगाया है, तो यहाँ पर इसी का यहाँ पर आपको समझना है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को। तो आपको समझना है पहले दो वर्ड का मतलब। एक होता है मोनेटाइजेशन और दूसरा होता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब आपको पता होगा, यानी कि पैसे को ख़त्म कर देना, जैसे कि 500 हज़ार के नोट को ख़त्म किया गया था। मोनेटाइजेशन का मतलब यहाँ पर पैसा बनाना। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मतलब पैसे को बनाने की कोशिश कर रही है, पैसे को गेन करने की कोशिश कर रही है। अब वो कैसे होगा, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे सरकार के साथ आके काम करेगा। मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में यहीं पर बता दूं, मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास ना बहुत सारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, एसेट्स आप लोग समझते होंगे, उनकी जो भी पूंजी है, एसेट्स फॉर एग्जाम्पल इनके पास लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रिजेस और भी बहुत सारे लैंड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, रोड्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें, हाईवेज़ वगैरह हैं। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, इसमें थोड़े टाइम के लिए, ध्यान से सुनना, थोड़े टाइम के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। मान लो यहाँ पे सरकार ने डिसाइड किया कि हाँ ये वाली रोड है, ठीक है, ये वाला हाईवे है, इसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थमा रहे हैं, लेकिन 10 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के। जो ओनरशिप है वो सरकार के पास रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसको प्राइवेट चला लेगा। और लेकिन इसके बदले में जो ये 10 साल तक प्राइवेट के हाथ में दिया गया है, तो प्राइवेट क्या करेगा, इसका पैसा दे देगा। मान लो प्राइवेट सेक्टर ने ले लिया इसे 10,000 करोड़ रुपए में, बोला कि 10 साल तक हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, सरकार को यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए थमा दो, 10 साल के लिए इसको हाईवे को ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर जो हाईवे है यहाँ से पैसा ये लोग जनरेट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो भी टोल टैक्सेस वगैरह होते हैं। ठीक है, टोल का पैसा यहाँ पर ये लोग कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और बिजनेसेस लगा सकते हैं। ठीक है, जो रोड्स है इस पर मॉल्स बना सकते हैं, रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, यहाँ से इनकम ये लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर बेच दिया जाएगा, एक तरीके से बेचा नहीं जाएगा, इसको हम लोग बेचना नहीं कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थोड़े टाइम के लिए लीज पर दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो ओनरशिप है वो सरकार के पास ही रहेगी। तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको थोड़े से शब्दों में ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप जब पढ़ोगे ना, तो एग्जैक्टली यही टू द पॉइंट बातें लिखी हुई हैं जो कि मैंने अभी आप लोग को बताई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इंगेज किया जा रहा है, साथ में मिलकर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कुछ टाइम के लिए चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी और उसके बदले में पैसा लिया जाएगा। और इससे ही हम लोग आने वाले 4 साल में हमारी सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जनरेट करने वाली है। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट दिया गया है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जो इतनी भी प्रोब एजेंसीज हैं, प्रोब मतलब जो इन्वेस्टिगेशन वाली एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया, ये सारी ऐसी एजेंसी हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करती हैं। तो यहाँ पर जो ये एजेंसीज़ है ना, ये भी बुरी तरह से हिट हैं आज के टाइम पर। बुरी तरह से हिट मतलब ये है, इनमें भी इतने सारे केसेस पड़े हैं जो कि सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। जैसा कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है ना, उसी टाइप से यहाँ पर ही मामला चल रहा है। तो यहाँ पर देखो बताया गया है, मैं आपको समझाता हूँ, कितने कितने केसेस बताए गए, मैं आपको वो नहीं बताऊँगा, लेकिन ये बताया गया कौन कौन से केसेस पेंडिंग है। मान लो बहुत सारे एमपीज़ हो गए, बहुत सारे एमएलएज हो गए, जिनके रिगार्डिंग यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है, इनके केसेस पड़े हुए हैं सीबीआई के अंडर में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर में, और वो लंबे समय से पड़े हुए हैं, आज तक वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं पिछले कुछ समय से। और आज के देख पाओगे जो फॉर्मर एमपीज़ एमएलएज रह चुके हैं, उनके केसेस तो पड़े हैं, साथ में जो एग्जिस्टिंग आज के टाइम के जो एमपीज़ और एमएलएज हैं उनके केसेस भी ऐसे ही पड़े हैं। यहाँ पर सीबीआई से आज के टाइम पर सीबीआई के ऊपर लोड आप कह सकते हो ज़्यादा पड़ गया, या फिर लगभग एक कोर्ट, जो एक ट्रायल कोर्ट है, वो हज़ार केसेस को हैंडल कर रहा है। तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया 121 केसेस ऐसे पड़े हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हो कि हमारे पनिशेबल हैं बहुत सारी, जिसमें से उसके बाद लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले केसेस हैं। ये सब मतलब ऐसे ही पड़े हैं, अभी यहाँ पर इनके रिगार्डिंग कोई भी स्टेप उठाया नहीं गया है। और लगभग 37 कुछ सीबीआई केसेस पड़े हुए हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर होनी है अभी यहाँ पर हुई नहीं है। प्लस उसके बाद कुछ केसेस ऐसे पड़े हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके जो एसेट्स हैं उनको अटैच कर लिया गया है, लेकिन लगभग यहाँ पर काफ़ी सारे एसेट्स अटैच कर लिए गए हैं, उनके ऊपर जो चार्जशीट है वो फाइल नहीं की गई है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर आज के टाइम पर चीज़ें सही से चल रही हैं, चाहे वो कोर्ट लेवल पर देखो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन लेवल पर देखो। तो सीबीआई और ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनके ऊपर बोला गया है कि देखो यार, कहीं ना कहीं ये कमियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और इसमें जो है बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत कुछ यहाँ पर केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पर ये भी बुरी तरह से हिट है, यहाँ पर इनको अपनी मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा और जो है ये जो केसेस वगैरह हैं जितने भी, इनको निपटाना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। आने वाले
वाले टाइम पे इनका भी जो बैकलॉग है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हैं एमपीज़ के अगेंस्ट में, एमएलएज़ के अगेंस्ट में, जो कि सिटिंग हैं, फॉर्मर हैं, सभी के रिगार्डिंग, तो आपको इसके खिलाफ स्टेप उठाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जैसे कोर्ट वाली सिचुएशन चल रही है ना, हमारे पास जो आज के टाइम पर बड़ा सा बैकलॉग रखा हुआ है, वही हम लोग को आने वाले टाइम पे इन एजेंसीज़ के अंडर भी देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर चर्चा किस किस के बारे में की गई है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनके बारे में। तो ये सीबीआई ईडी क्या होता है इसके बारे में भी समझना है डेफिनेटली, क्योंकि जब सीबीआई के बारे में पढ़ोगे, ईडी के बारे में पढ़ोगे, ये सब कुछ आपका इंडियन पॉलिटी के अंदर दे रखा है, अलग अलग चैप्टर हैं पूरे के पूरे, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे ही पढ़ना पड़ेगा। इस यहाँ पे मैं आपको उसके रिगार्डिंग एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये है सीबीआई की फुल फॉर्म। सीबीआई को सेटअप किया गया था 1963 में, और यहाँ पर किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और आज के टाइम पर जो सीबीआई है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में देखने को मिलती है। सीबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था एक रिकमेंडेशन के थ्रू। तो एक कमेटी थी सनाथनम कमेटी, तो यहाँ पर इसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि हाँ भाई इस टाइप की बॉडी होनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए जो कि करप्शन वगैरह को टैकल करेगी। तो सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ध्यान रखना। इसके पास कहाँ से पावर आती है, फिर जो भी पावर आती है वो आती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बारे में ध्यान रखना है। सीबीआई एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे सरकार की। उसके बाद यहाँ पर इसका मेन काम है करप्शन वगैरह को रोकने का भी, यहाँ पर पूरी तरह से ये वर्क करती है। सीबीआई को हेड करा जाता है एक डायरेक्टर के द्वारा, और यहाँ पर आप कह सकते हो सीबीआई के पास बहुत सारी पावर्स हैं। एक तरीके से जो भी मतलब अपराध हैं, ऑफेंसेस हैं, लगभग 18 स्टेट एक्ट्स के अंडर में, 231 ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंडर में, तो इन सब को टैकल कर सकता है सीबीआई। ठीक है, सीबीआई के पास पावर है कि इन सारे ऑफेंसेस को देख सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बॉडी कौन सी है, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये भी आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आप सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो वहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर देखो पाओगे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, कंपोजिशन, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेफिनेटली हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस की साथ में चल रहे हैं, तो हम लोग एडिटोरियल को भी डिस्कस करते हैं, प्लस जो है छोटे आर्टिकल्स उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पर फोकस करते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी जो वेरियस इंस्टीट्यूट है, आप उनके मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनके डेली बेसिस पर करंट अफेयर डिटेल वाले अपलोड होते हैं, डिटेल्ड में। आप लोग देखना एडिटोरियल का एक आधी आर्टिकल वहाँ पे देखने को मिलता है, अदरवाइज जो बाकी सारे आर्टिकल्स होते हैं वही सारे आर्टिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पर डिपेंड नहीं होना है, सभी कुछ कवर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है, पहला पड़ाव प्रीलिम्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ लेकर चलनी है, साथ में लेकर चलनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हाँ एडिटोरियल छोड़ दो, नहीं, दोनों चीज़ें कवर करो साथ में। लेकिन क्या है, आपको थोड़ा बहुत फैक्ट्स के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं हम क्या कवर करें, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ें। तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ के नहीं जाना है, सिर्फ आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। और आप लोग देखते होंगे बहुत सारे अपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे टॉपर्स के, या फिर बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी देखे होगी कि एडिटोरियल आप कुछ टाइम तक पढ़ते हो, उसके बाद आपको छोड़ देना होता है। लेकिन क्या होता है, आप जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव न्यूज़ है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहीं पर सारे अपडेशन मिल रहा है। होता क्या है, यही वाली जो न्यूज़ है इनको ही तो एडिटोरियल में जो ऑथर है वो अपना ओपिनियन लिख रहा है। ठीक है, तो न्यूज़ तो यही है। मान लो पेगासस स्पाईवेयर को लेकर आ गया आर्टिकल, और पेगासस स्पाईवेयर को लेकर हमने अभी डिस्कशन किया। अब हमने देखा था, पहले हमने कम से कम 10 एडिटोरियल कवर करें उसके बारे में। तो एडिटोरियल में सबने अपना अपना अलग अलग ओपिनियन लिखा है, लेकिन क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को क्लियर है, यहाँ ये स्पाईवेयर क्या है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन क्या है, या क्लाइमेट चेंज के ऊपर आर्टिकल आया तो क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या इंपैक्ट है, क्या आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे, तो एक आर्टिकल के आपको सारों पहलू क्लियर करने पड़ते हैं। मान लो यहाँ पे देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर भी इस चीज़ के रिगार्डिंग मैसेज करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि मान लो कोई आर्टिकल आपने पढ़ लिया है, तो एक आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको उसका क्या आर्टिकल है वो देखना है, करंट इशू देखना है। ठीक है, उसको प्रिपेयर कर लेना है किस तरीके से, उसका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो, उसका एडवांटेज प्रिपेयर कर लो, उसका डिसएडवांटेज यानी प्रोज एंड कॉन्स प्रिपेयर कर लो, डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर लो। बस, अब इससे बाहर क्या आएगा, उसका कोई क्लाइमेट चेंज है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो मतलब हर तरीके से आप लोग आर्टिकल को प्रिपेयर करके 250 वर्ड में आपको अपने पास रखना है। ठीक है, उसी को आपको इस्तेमाल करना है। हमारे पास वहाँ पे टाइम नहीं है ज़्यादा सोचने का। आगे बढ़ेंगे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में चर्चा हो रही थी। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो आज के टाइम पर जो 2 हमारे स्पेशल लॉज हैं उनको एक तरीके से इन्फोर्स करता हुआ नजर आता है, जैसे कि जिसको हम लोग फेमा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और उसका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आज के टाइम पर
जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसका मेन काम यही है, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना, ठीक है। एक तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर आप कह सकते हो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसको कम से कम करना, इसको रोकना का काम यहाँ पर ये करता है। उसी के साथ जो है आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि लगभग जो एक्सचेंज वगैरह हम लोग करते हैं यहाँ पर, खासकर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रिगार्डिंग बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पर ये वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ इसका मेन फोकस रहता है इन चीज़ों के ऊपर, मेन फोकस जो है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस और भी लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसका कुछ और फंक्शंस भी हैं, कुछ और फंक्शंस में जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं पैसा लेके कंट्री का भाग जाते हैं, फॉर एग्जांपल विजय माल्या, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे नाम है। तो यहाँ पर क्या है कि इनके रिगार्डिंग जो है ये स्टेप उठाता है, यानी जो इकोनॉमिक करप्शन है उसको भी पूरी तरह से रोकने का काम करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसका एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। जो सेंटर है, केंद्र सरकार ने कुछ जो शुगर केन है उसके फेयर प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो मिनिमम प्राइस है ना उसको इंक्रीज़ कर दिया है, जो शुगर मिल्स का, ठीक है। शुगर मिल्स को आप पे करने पड़ेंगे। जो देखो होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो फार्मर है, फार्मर यहाँ पर गन्ने का प्रोडक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे गन्ने का प्रोडक्शन करने के बाद ये गन्ने का क्या करेंगे, गन्ने को शुगर मिल में भेजा जाएगा, उसका बाकी यूज़ किया जाएगा। तो जो शुगर मिल वाले हैं उनको अब यहाँ पर शुगर केन का जो प्राइस है इसको 5 रुपये थोड़ा सा बढ़ा कर देना पड़ेगा, 5 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सेंटर ने फेयर प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया है, किसका, शुगर केन का। तो 5 रुपये पर कुंटल के हिसाब से इंक्रीज़ किया है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस को। अभी के टाइम पर 290 रुपये पर कुंटल हो चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2021-22 के शुगर सीजन के लिए, जो कि अक्टूबर से सितंबर तक चलेगा। तो 5 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ किया गया है। जो भी शुगर मिल वाले हैं उनको यहाँ पर पे करना पड़ेगा ये फार्मर्स को, ठीक है। तो फार्मर्स की थोड़ी बहुत इनकम थोड़ी सी बढ़ाई गई है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर जो मिनिमम प्राइस के ऊपर यहाँ पर इन्होंने फोकस नहीं किया, मतलब मिनिमम प्राइस को नहीं बढ़ाया है, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेंटर ने ऐसे प्राइस को बढ़ाया है जो कि शुगर मिल वाला पे करेगा फार्मर को। यहाँ पे फार्मर की थोड़ी बहुत इनकम जनरेट होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली यही बताया गया है, इससे बाहर कुछ नहीं पड़ना है। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल मस्ट पे टू शुगर केन फार्मर्स बाय ₹5 अ क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ डिटेल आएगा तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो मेरी डेली करंट अफेयर वाली वीडियो भी डेली बेसिस पर फॉलो करा करो, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, डेली करंट अफेयर के नाम से याद आया, आज वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है अभी, तो कोई बात नहीं, उसको मैं दोपहर में अपलोड कर दूंगा। मेरे पास पीपीटीज़ रेडी हैं लेकिन उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। बहुत सारी मेरे को सिचुएशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। मतलब यह है कि जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो है कि यहाँ पर सुबह सुबह इंटरनेट सही चलता है, तो यहाँ पर जो द हिंदू एनालिसिस वाला वीडियो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है वो भी दोपहर में अपलोड हो जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे मैं कोशिश ऐसी ही करूँगा कि आपको कुछ भी छूटे ना। उसका अगला आर्टिकल चर्चा करता है कि जो अफगानिस्तान है, अफगान कैन एंटर इंडिया ओनली ऑन ई वीज़ा। मतलब कि जो भी बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग हैं आज के टाइम पर, आप देख पाओगे अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल जाएंगे। अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर पूरी तरह से तालिबान को कंट्रोल हो चुका है। तो तालिबान यहाँ पर आप कह सकते हो कंट्रोल जब पा चुका है तो वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन राइट वॉयलेशन, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। तो जो भी अफगान लोग हैं वो इंडिया के अंदर आएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ई वीज़ा के बेसिस पर आएंगे, कोई और प्रोसेस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो दूसरी भी प्रोसेसिंग है, जो दूसरा भी चीज़ है उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। अगर कोई अफगानी आना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ ई वीज़ा के थ्रू आएगा। और कौन सा ई वीज़ा लिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ई वीज़ा का नाम है ई एमरजेंसी XMISC, यानी कि मिसलेनियस वीज़ा दिया जाएगा। ओके, इस वीज़ा के बेसिस पर आपको आना है तो आ सकते हो, अदरवाइज़ कोई और चारा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग जैसे पहले वाले तरीके से लाते थे तो इससे क्या होगा, क्योंकि आज के टाइम पर जो इंडियन एम्बेसी है काबुल के अंदर वो भी कंट्रोल में तालिबान के, तो यहाँ पर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हटाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब की बार सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने बोला है कि अगर यहाँ पर किसी को आना है तो आप स्पेशल ई वीज़ा अप्लाई करो, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करो, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आ जाओ। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जो अफगान नेशनल्स हैं उनको मिसप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिनको पहले वीज़ा वगैरह मिल चुका है, जितने भी अफगान नेशनल्स हैं वो आज के टाइम पर इंडिया के अंदर नहीं है, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अफगान नेशनल जो भी ट्रैवल करना चाहता है भारत में वो ई वीज़ा को अप्लाई कर ले। और वेबसाइट है इसकी www.indianvisaonline.government.in। ओके, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल सा देखने को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के बारे में ध्यान रखना कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करके आना है।
उसके बाद आज के टाइम पर जैसे मैंने बताया अफगानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, उसके बाद से जो इंडियन एयरफोर्स है वो लगभग 200 लोगों को और यहाँ पे इवैक्यूएट करने वाला है। 200 लोगों को हम लोग वहाँ से निकालने वाले हैं काबुल से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है। बहुत सारे लोग निकल रहे हैं लगातार और हमने बहुत सारे लोगों को निकाल भी लिया है, लेकिन अभी भी फोकस है कि और भी बहुत सारे लोग हमारे फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनको भी निकाला जा सके, क्योंकि आज के टाइम पर कंट्रोल वहाँ पर तालिबान का है, तो चीज़ें बिल्कुल भी सही चल रही नहीं है। इनफैक्ट वहाँ के प्रेसिडेंट भी भाग चुके हैं। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करना है। यहाँ पे कोई फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हम लोग स्टोर करके रख सकें, जहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकें जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे छोटा छोटा आइडिया है, सिर्फ और सिर्फ इसको आपको अपने नोट्स के अंदर पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स ऐड करते रहना है, जहाँ पे भी आप रिलेशंस लिख रहे हो, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस लिख रहे हो या ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है कि इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि पूरी तरह से आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक्सपेक्ट किया था कि हाँ तालिबान का टेक ओवर तो होगा, लेकिन अब क्या है कि आज के टाइम पर हमारे जो बिपिन रावत जी हैं, इनका कहना यह है कि हम लोग को पूरी तरह से रेडी रहना है, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो टेररिज्म वाली है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिपिन रावत जी हमारे जनरल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी हैं। इनका मेन काम ये मेन कहना ही यही है कि देखो हमें टेररिज्म के रिगार्डिंग तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, तालिबान का कंट्रोल आ चुका है, प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वापस में मिल चुकी हैं, और ये टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई ना नजर आए तो डेफिनेटली हम आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है इंक्रीज़ होंगी, और हम लोगों को इसके लिए रेडी होना होगा, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक तरीके से रीजन हो जाएगा जहाँ पर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह देखी जा सकती हैं। तो इंडिया को भी कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। ओके, आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगले पेज पर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप लोग ऐसे छोड़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। यह पेज नंबर 11 और 12 ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है, इसको आप लोग टोटली स्किप कर सकते हो, किसी काम का है नहीं। आएंगे पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे चर्चा हो रही है अफगान्स रेस टू फ्ली तालिबान रिजीम। देखो यार, वापस से अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है। मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर उसके बाद हटाते हैं इसको भी। तो अफगानिस्तान में क्या चल रहा है आपको एग्जैक्टली सब कुछ मालूम है। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पर A to Z चीज़ें आपको मालूम होंगी, क्योंकि काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के टाइम पर जो है लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, और जैसे मैंने बताया बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी वहाँ से जो अपनी कंट्रीज़ हैं अपने अपने लोगों को निकाल रही हैं। इंडिया ही बहुत सारे लोगों को निकाल रहा है, बहुत सारे लोगों को निकाल चुका है। लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जिनको एवैक्यूएट किया गया है अगस्त 14 से, ये बताया गया। मतलब 80,000 से ज़्यादा लोगों को मतलब निकाल चुके हैं, इवैक्यूएट कर चुके हैं, बचा चुके हैं 14 अगस्त से। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारी क्राउड है जो कि वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, उनको भी हमें इवैक्यूएट करना है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है अफ़गानिस्तान की। ओके, और वेमेन राइट्स के बारे में चर्चा हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हाँ, हो सकता है कि जो 20 साल पहले अफगानिस्तान था वही अफगानिस्तान देखने को मिल जाए, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो 20 साल पहले जा सकता है, क्योंकि 20 साल पहले भी तालिबान का कंट्रोल था, लेकिन उस समय ह्यूमन राइट वायलेशंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। वेमेन के पास कोई राइट था नहीं, वेमेन को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेमेन को बैन कर रखा था एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से। वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं फिर से। और आज के टाइम पर तालिबान ने सीधा सीधा बोल दिया है अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी तो रहेगी नहीं, शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे एकदम ठोस तरीके से। एक्सट्रीम जो लॉज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो एकदम लागू करेंगे, इस्लामिक लॉज लागू करेंगे। साथ ही साथ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, और जितनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बैन होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद एक अच्छा आर्टिकल है ये, यहाँ पे चर्चा हो रही है जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। दोनों ने मिलकर एग्री कर लिया है कि जो एक तरीके से थ्रेट वगैरह जो भी इनको खतरा है उसको यहाँ पर साथ में मिलकर ये कॉम्बैट करने वाले हैं। दोनों कंट्रीज़ मिलकर, मतलब रशिया चाइना साथ में होते हुए नजर आएंगे, रशिया चाइना का कॉपरेशन इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। तो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर एग्री किया है कि दोनों एक तरफ आगे साथ में बढ़ने वाले हैं। जो भी थ्रेट है, जो भी खतरा है अफगानिस्तान से निकल कर आएगा, ठीक है, तालिबान से निकल कर आएगा, उनको आपस में मिलकर लड़ेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों के द्वारा मिलकर एक स्टेप उठाया गया कि अफगानिस्तान से कोई अगर खतरा बनकर आता है या फिर तालिबान कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया एससीओ समिट के बारे में, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो पुतिन साहब ने साथ ही साथ जी जिनपिंग ने, दोनों ने मिलकर एग्री किया है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पर दोनों कंट्रीज मिलकर अपनी पोटेंशियल को यहाँ पर और ज़्यादा कोऑपरेटिव वे में आगे बढ़ाया है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है, एक जो समिट है, वो अगले महीने होने वाला है तजिकिस्तान के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, एससीओ का समिट होने वाला है तजिकिस्तान में। वहाँ पर भी डिस्कशन होगा, वहाँ पर भी फोकस ये रहने वाला है कि अफगानिस्तान से कैसे टैकल किया जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान आज के टाइम पर वेरियस कंट्रीज़ के लिए कंसर्न बनता जा रहा है। तो मॉस्को और चाइना तो भाई साथ में हो चुके हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग साथ में हो चुके हैं, कॉपरेट करेंगे, प्लस जो है यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाने की भी कोशिश करेंगे हम लोग। और चाइना तो बिल्कुल यहाँ पर अपने फ्रेंडली रिलेशन रख रहा है, कोऑपरेटिव रिलेशंस रख रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान के साथ बहुत सारे रिलेशंस मेंटेन करने की बात कर भी दी है चाइना ने, क्योंकि चाइना के डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। तो साथ में क्या है, ये दोनों कंट्रीज आपस में यानी रशिया चाइना मिलकर काम करेंगे, साथ ही साथ जो है मिलकर थ्रेट को कॉम्बैट भी करेंगे, प्लस अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आपने एक बॉडी का नाम सुना होगा, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है एग्जैक्टली, इसके बारे में भी समझ लेते हैं, जिसकी समिट अगले महीने होने वाली है तजिकिस्तान के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में वैसे आप लोग पढ़ सकते हो, इसमें आपको बहुत सारी कंट्रीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी कंट्रीज़ ने बाद में ऐड किया है उसके बारे में बताया गया है। रशिया है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, मंगोलिया है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान, ये सारे एससीओ के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी ऑरेंज कलर का एरिया है, सॉरी यहाँ पर जो ऑरेंज कलर वाला एरिया है, ये वही सिर्फ यहाँ पर एससीओ के मेंबर्स हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉर्म किया गया था, बनाया गया था साल 2001 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो जो सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है, एशिया पैसिफिक रीजन है, यहाँ की कंट्रीज़ जो है इसके मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर सारी कंट्रीज़ की सरकारें मिलकर काम करती हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ इसके मेंबर है मैंने आपको बताया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे मेंबर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑब्जर्वर स्टेट है इसके। ये तो एससीओ के 8 मेंबर हो गए जो मैंने आपको बताया, इंडिया भी है, 8 मेंबर ये हो गए, प्लस 4 ऑब्जर्वर है जो कि इनके वर्क को ऑब्जर्व करते हैं, वो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। आपको ध्यान रखना है, इंडिया ने एससीओ को ज्वाइन किया था 2017 में। ओके, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मेन काम है आपस में मिलकर कोऑपरेशन करके काम करना इन कंट्रीज़ का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे चर्चा हो रही है जो फुकुशिमा न्यूक्लियर वाटर है, इसको रिलीज़ किया जाएगा। आपको मालूम होगा फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है जापान के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक डिजास्टर क्रिएट हुआ था, एक अर्थक्वेक आया था, तो बहुत सारा जो पानी है एक तरीके से यहाँ पर स्टोर हो चुका था। ये आप कह सकते हो कि लगभग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है, जो रेडियो एक्टिव वाटर है, उसको यहाँ पर रखा गया है स्टोर करके। अब वो पानी को रिलीज़ करने की बार बार चर्चा होती है, पानी कैसे रिलीज़ किया जाए। तो अभी यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि एक जो है एक तरीके से अंडर वाटर टनल बनाएंगे, अंडर सी टनल, समुद्र के अंदर टनल बनाई जाएगी, काफ़ी दूर तक वो टनल ले जाई जाएगी, और जो है समुद्र के बीचों बीच गहराई में जो है ये वाटर छोड़ा जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है वाटर को भी, साथ ही साथ जो वहाँ का इकोसिस्टम होने वाला है, मैरीन एनवायरनमेंट होने वाला है, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने 2023 तक ये काम करने की सोची है कि हम लोग इस पानी को रिलीज़ कर देंगे, लेकिन काफ़ी अंदर ले जाकर तो ये रिलीज़ करने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पे चर्चा हो रही है, सरकार को अपने कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, सरकार को स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो ग्रो हो, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होगा, जो वर्ड्स हैं या फिर अपनी बातें बोल दी, इससे यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो होता हुआ नहीं नजर आएगा। कारें वगैरह नहीं बिक रही हैं आज के टाइम पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ पर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार ने एक्शन क्या लिया, हाई टैक्स लगा दिए। हाई टैक्सेशन की वजह से तो और ज़्यादा कंज्यूमर पीछे हट गए, और ज़्यादा यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन पहुँच गया है। तो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के इंडस्ट्री के कैप्टन हैं आरसी भर्गवा साहब, ठीक है, वेणु श्रीनिवासन साहब, इन्होंने वेडनेसडे में यहाँ पर ये बोला है, ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं कि देखो यार, सिर्फ वर्ड्स और वर्ड्स के हिसाब से, केवल इस चीज़ के हिसाब से जो है यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो नहीं होगा। सरकार को यहाँ पे बहुत सारे और भी एक्शंस लेने पड़ेंगे, तब जाके ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो होता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आर्टिकल बोला गया, जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 4 से 6% की रेंज में होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बजाज साहब का कहना है। तरुण बजाज जी हैं ये, और 4 से 6% के बीच में, मतलब कि जैसे कि आप लोग से कह सकते हो, हमारा जो टारगेट है ना महंगाई का, वो क्या रखने का होता है, वो होता है 4+-2। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको पूछा जाए, ठीक है, पहले पूछा गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो कौन से रेंज के बीच में रहता है, तो 4+-2 यहाँ पर डिसाइड किया गया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6% होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट का, और कम से कम क्या होना चाहिए, 2% होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कम से कम 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 6% इसके बीच में होना चाहिए। 6% से ज़्यादा है तो समझ लो हद पार कर दी है। तो अभी ऐसा हुआ भी था, लेकिन आज के टाइम पर जो इन्फ्लेशन है वो 4 से 6% की रेंज में देखने को मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। आगे बढ़ेंगे, चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को।
तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 3 एडिटोरियल लेने वाले हैं डिटेल में डिस्कस करने के लिए। जैसे मैंने बताया, आपको सभी चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे आर्टिकल बात करता है आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में। तो आईपीसीसी की हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के में क्या क्या डिस्कशन हुआ है यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बताया है, वो भी हम लोग समझने वाले हैं एक नोट्स की फॉर्म में, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर सको। उसके बाद कल हमने डिस्कशन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, जो क्रीमी लेयर है उसको आप लोग इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर जज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। ये जो इंडस्ट्री 4.0 का टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री 4.0 क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो ऑथर साहब हैं, इनका नाम है मुकुल सनवाल। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा है। एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, यूएन डिप्लोमेट है, क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो यहाँ पर अब क्या है, इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी फिलहाल हम लोग आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो ये एक आर्टिकल जो क्लाइमेट चेंज 2021 की रिपोर्ट आई है आईपीसीसी के द्वारा, ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब आप सिलेबस देखोगे तो एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सभी टॉपिक्स आपके जो है एग्जाम के जो टॉपिक्स है ये सब एग्जाम के सिलेबस में दे रखे हैं। तो वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो रिसेंटली आईपीसीसी की रिपोर्ट आई। आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको ध्यान रखना है, छठे असेसमेंट की रिपोर्ट दी है इन्होंने। टाइटल दिया है क्लाइमेट चेंज 2021, और टाइटल इसका एग्जैक्टली यहाँ पर फिजिकल साइंस बेसिस पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, इसको प्रिपेयर किया गया है साइंटिस्ट जो कि वर्किंग ग्रुप 1 क्लास के हैं उनके द्वारा। और इन्होंने बताया है कि यहाँ पर इसका जो बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो 2022 के अंदर आएंगे। इन्होंने बताया जो ग्लोबल नेट ज़ीरो है वो 2050 तक मतलब कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हमें टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। बट आज के टाइम पर क्या है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इतना रिलीज़ हो रहा है कि जो पोल्यूशन वगैरह वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो हमारा रेट है वो आज के टाइम पर काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ रहा है, जो एमिशन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। जो उस इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और आने वाले टाइम पे बोला गया, आने वाले 20 साल के अंदर जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको भी क्रॉस कर जाएगी। 2040 तक और ज़्यादा यहाँ पर ये क्रॉस कर जाएगी। मतलब आने वाले टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपने इसके रिगार्डिंग कोई स्टेप नहीं उठाया तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं 2018 के अंदर। अगर यहाँ पर देखो बोला गया है, पहले बहुत सालों से आईपीसीसी रिपोर्ट, देखो आईपीसीसी रिपोर्ट अभी से नहीं आ रही है, बहुत लंबे समय से आ रही है। जब से उन्होंने प्रोडिक्शन किया, बिल्कुल सही प्रोडिक्शन किया है, हर साल वही काम हो रहा है जो कि यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि आने वाले टाइम पर भी यहाँ पर प्रोडिक्शन ये है कि गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो वो चीज़ भी बिल्कुल सही होती हुई नजर आएगी अगर यहाँ पर लोगों ने सही से स्टेप नहीं उठाए तो। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एक तरीके से हाई मात्रा में एमिट होता हुआ नज़र आएगा हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे का जो कारण है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इन्हीं की वजह से जो क्लाइमेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत ही भयंकर रेट पर इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे यहाँ पर बताया गया। आने वाले तो मतलब कुछ ज़्यादा सालों में तो पता नहीं क्या बुरा हाल होने वाला है अगर इन चीज़ों को हम लोग नहीं रोकेंगे तो। उसके बाद बोला गया जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ऑब्वियस सी बात है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, गर्मी पैदा हो रही है, दुनिया भर में गर्मी पैदा हो रही है। गर्मी पैदा होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा सी लेवल राइज होगा, मतलब समुद्र का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। और बोला गया है पिछले बहुत सालों में समुद्र का लेवल लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। क्वेश्चन ये है समुद्र का लेवल क्यों इंक्रीज़ होगा यार, क्योंकि जो हमारी बर्फ़ है वो पिघलेंगी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, आर्कटिक सी हो गया और बहुत सारी जो बर्फ़ है हमारी बहुत वाले जो एरियाज़ आपको देखने को मिल जाएंगे स्नोड एरियाज़, वो पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जब वो पिघलेंगे तो पानी सब कहाँ पे आएगा, समुद्र के अंदर आएगा। समुद्र के अंदर आएगा तो इससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा, इससे क्या खतरा होगा, इससे होगा जो पीक कोस्टल रीजन्स है, जैसे कि इंडिया का जो मुंबई वगैरह रीजन वाला देखने को मिलेगा, जो कि समुद्र के किनारे वाले रीजन है, वो सब डूब जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल डूब जाएंगे। और यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो सब डूब जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके, तो सी लेवल इंक्रीज़ हुआ है पहले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा, और आने वाले टाइम पे भी इंक्रीज़ होने वाला है अगर चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी तो। उसके बाद दूसरा इंपैक्ट देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग का, वो है सूखा पड़ना। सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ेगा तो आपकी जो मिट्टी वगैरह सब बेकार हो जाएगी। उसके बाद क्रॉप की जो मतलब फसलें वगैरह हैं वो भी उगती भी नहीं नजर आएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तीसरा हीट एक्सट्रीम्स, ठीक है, हीट जो है वो और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट बोला गया है गर्मी पहले के मुताबिक इंक्रीज़ हुई है और जो सर्दी है वो डिक्रीज़ हुई है, सर्दी कम हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ये साल
ब साल ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल रही है। गर्मी साल ब साल इंक्रीज़ हो रही है ना, बिल्कुल सालों साल अगर हम बात करें तो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी और आने वाले टाइम पर भी यहाँ पर ऐसी बढ़ती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे बोला है जब ऑब्वियस ही बात है गर्मी बढ़ेगी तो आपके जो भी ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघलते हुए नजर आएंगे। तो ग्लेशियर्स आज के टाइम पर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ये एक सीरियस इम्पैक्ट है। जो भी माउंटेन रेंजेस है दुनिया भर में, हिमालयस हो गए या और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हो गए, वो आज के टाइम पर पिघल रहे हैं। पिघलने से नुकसान ये होगा, फ्लड वगैरह बढ़ेगा, पानी की कमी भी हो जाएगी। पानी की कमी कैसे होगी, फ्लड वगैरह तो होगा। उसके बाद जैसी गर्मी पड़ रही है, इन्होंने यहाँ पर ये बताया, उसकी वजह से पानी वगैरह सूखेगा और उस वो सब भी कमी देखने को मिल जाएगी। तो फ्यूचर के अंदर आप समझ सकते हो कि एनवायरमेंट को लेकर कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ओके उसके बाद यहाँ पर बोला गया और भी चीज़ों को लेकर, जैसे हीट वेव्स हो गई। ठीक है, साउथ एशिया के अंदर जो हीट वेव्स हैं ये एक बहुत बड़ा कारण बनने वाली हैं, एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। जो मानसून है आज के टाइम पर, मानसून काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई, जैसे सी टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है। अरेबियन सी का, बे ऑफ बंगाल का जो सी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है और आज के टाइम पर भी गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। जो हमारा सी सरफेस टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब बात करते हैं नेट जीरो एमिशन की। तो नेट जीरो एमिशन एग्जैक्टली क्या है, तो देखो ये सारे मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, आदमी के द्वारा बनाए हुए, इंसान के द्वारा बनाए हुए ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक है। और यही सारी चीज़ें आज के टाइम पर एमिट होती हुई नजर आएंगी हमारे एनवायरनमेंट में। तो आज के टाइम पर यही बोला गया है कि आपको जो ये नेट एमिशन है इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, यानी इसको कम से कम करना पड़ेगा, जो कि मेन फोकस रखा गया है। ओके तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है, क्योंकि अभी आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है, जैसे चाइना ने डिसाइड किया है कि हम लोग आने वाले टाइम पे, देखो टारगेट रख रखा है 2050 तक आपको नेट जीरो एमिशन पर लेकर चलना है। जीरो एमिशन का मतलब यह है जो भी पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको जीरो लेवल पर लेकर आना है। और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन सब ने यहाँ पर फोकस रखा है कि हम लोग आने वाले टाइम पर कम से कम नेट जो एमिशन है उसको करने वाले हैं। इंडिया भी यहाँ पर दुनिया भर का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है दुनिया भर में, मतलब तीसरे नंबर पर आता है, जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है। तो इंडिया ने भी अपना टारगेट रख रखा है कि हम लोग जो है नेट एमिशन को एक तरीके से कम करने वाले हैं। और हमारा अब बहुत सारी कंट्रीज़ का आईपीसीसी ने इन्फॉर्म किया है ग्लोबल जो नेट जीरो है वो 2050 तक यहाँ पर होना भी चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिसाइड भी किया है। चाइना जो है यहाँ पर वर्ल्ड बिगेस्ट एमिटर है, यहाँ पर इसने अपना गोल सेट कर रखा है, हम लोग 2060 तक जो है नेट एमिशन को जीरो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज के टाइम पर फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, अदरवाइज़ ये डिस्ट्रॉय करने वाला है सब कुछ आने वाला टाइम पर। उसके बाद यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट पब्लिश करी गई है आईपीसीसी के द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी ये रिपोर्ट है, ये आईपीसीसी क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका मेन काम यही है क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते हैं। इस बॉडी को सेटअप किया गया था 1988 में, आप समझ सकते हो 1988 में इस बॉडी को सेटअप किया गया था, तब से इसने बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही तरीके से साबित होती हुई नजर आई हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद इनका मेन काम यही है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे रिपोर्ट्स को पब्लिश करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है इनकम एंड कोटास को लेकर। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक स्टेटमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो ओबीसी कैटेगरीज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर बहुत सारे आपको क्रीमी लेयर वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। क्रीमी लेयर क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था, एक जो जजमेंट आया था 1992 का इंदिरा सोहानी जजमेंट, उसमें बोला गया जो क्रीमी लेयर है ओबीसी के अंदर, जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं लोग, ठीक है, इनको अलग रखा जाएगा, इनको ओबीसी वाले जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, ऐसा बोला गया था। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो क्रीमी लेयर वाले हैं इनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो फिर ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे ये इकोनॉमी के बेसिस पर आपको नहीं देखना है, ये इकोनॉमी के बेसिस पर नहीं देखना है, इसके अलावा सोशल एडवांसमेंट और इन सब चीज़ों के बेसिस पर भी देखना है। मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बोला है। तो यहाँ पे आपको समझना यह है, पहले इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री सब कुछ कवर करेंगे। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बैकग्राउंड समझना है। तो एक रिकमेंडेशन था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का, जिसको हम लोग मंडल कमीशन बोलते हैं, ठीक है। अगस्त 1990 में हुआ क्या कि इन्होंने 27% रिजर्वेशन जारी कर दिया, किसके लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और जो भी वैकेंसीज थी सिविल पोस्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, इन लोगों ने क्या करा, ये एक तरीके से रिजर्वेशन जारी कर दिया, लेकिन 27% का। लेकिन यहाँ पर ये बात सही लगी नहीं, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में क्या किया,
ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक केस आया था इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी केस को अकॉर्डिंग यहाँ पर इंदिरा साहनी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो ओबीसी कैटेगरीज है, अदर बैकवर्ड क्लास की जो कैटेगरी है, इसमें जो 27% रिजर्वेशन होगा वो ओबीसी को दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब इसमें क्रीमी लेयर काउंट नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर हमें समझना यही है, क्रीमी लेयर कौन हो गए, जिनके पास हाई इनकम हो, थोड़ा ज़्यादा पैसा हो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अमीर हो, अच्छी पोस्ट हो, गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। तो क्रीमी लेयर को इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सब पहले से यहाँ पर उनके पास लग्जरियस चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर फ़ायदा किसको मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये सारी बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं, एक तरीके से उन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलना चाहिए इस रिजर्वेशन का। तो आपको ध्यान रखना है। तो 27% यहाँ पे कोटा दिया गया ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बट यहाँ पर क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया। अब क्रीमी लेयर को कैटेगराइज किया गया है दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। एक तो इनकम के बेसिस पर, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये क्रीमी लेयर के अंदर कब आएगा, जब इसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो कैसे आएगा, मान लो इस व्यक्ति के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन इसकी जो सालाना इनकम है वो है 8 लाख रुपए, तो ये क्रीमी लेयर के अंदर काउंट होगा। इसको ओबीसी के अंदर जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, इसके फादर हैं, ये इनकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, फादर या मदर कोई भी हो सकता है, उनकी एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, और बहुत अच्छी लेवल पर, क्योंकि सरकारी नौकरी भी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी हो रही हैं। तो ग्रेड ए और ग्रेड बी वाले कैटेगरी के अंदर इनकी नौकरियां हैं, ठीक है, इनके फादर की नौकरी है, इनके पेरेंट्स की नौकरी है। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की नौकरी यहाँ पर वो कर्नल हैं, हाई रैंक ऑफिसर आर्मी के अंदर है, या हाई रैंक ऑफिसर नेवी के अंदर है, हाई रैंक ऑफिसर एयरफोर्स के अंदर है। तो यहाँ पर जो मतलब हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो इनके बच्चों को भी यहाँ पर ये जो ओबीसी के रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी यहाँ पर सारी लग्जरियस चीज़ें फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने जो ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग किया है ना क्रीमी लेयर को, वो बिल्कुल सही नहीं है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। फॉर एग्जांपल सोशल एडवांसमेंट भी देखो कि हाँ लोग एडवांस हैं या नहीं, ठीक है। अगर एडवांस है तो ऑब्वियस सी बात है क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, लेकिन एडवांस नहीं है तो आपको यहाँ पर पीछे रिजर्वेशन देना होगा। तो ये ऐसे यहाँ पर इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं कि आपको और भी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर आप क्रीमी लेयर को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल आपको, हाँ अगले आर्टिकल पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो आर्टिकल है, कल हमारा एक आर्टिकल रह गया था, आपको मालूम होगा, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है। कल एक आर्टिकल एडिटोरियल था ना, बिल्कुल सेम आर्टिकल था जो कि हमने ये वाला एनवायरमेंट का डिस्कस किया है। तो आपको यही वाला आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ है। वहाँ पर भी यही बात हो रही थी, जो आर्कटिक सी हैं वो हमारे पिघल रहे हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ रहा है, नेट एमिशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा सी पिघल रहा है, और सी पिघलेगा तो वाटर लेवल राइज होगा। तो वही सारी चीज़ों की हमने अभी डिस्कस की है ना, वही चीज़ें कल एडिटोरियल में थी। तो खास बात तो यह है कि आज बिल्कुल सेम एडिटोरियल आ गया है, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हुआ, ठीक है। उसके बाद अब एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, आज का लास्ट एडिटोरियल है, चर्चा करता है इट्स टाइम फॉर इंडस्ट्री 4.0। अब यहाँ पर 4.0 इंडस्ट्री के टाइम है। यहाँ पर क्या मतलब बोला गया है कि आज के टाइम पर आपको इस इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको नोट्स के बेसिस पर बताऊंगा ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है, ठीक है, और इसकी क्या ज़रूरत है। आज के टाइम पर बोला जा रहा है एमएसएमई को हम लोग मोर एफिशिएंट बना सकते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। यह आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन यह है इंडस्ट्री 4.0 क्या है, तो कॉमनली इसको चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला जाए, ठीक है। चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आपको मालूम होगा हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब यहाँ पर ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 का इस्तेमाल हो रहा है। 4.0 का इस्तेमाल, इंडस्ट्री 4.0 एक तरीके से कॉम्प्लेक्स साइबर फिजिकल सिस्टम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े बड़े डेटा हो गया, एनालिटिक्स हो गए, मशीन लर्निंग हो रही है। तो मतलब कंप्यूटर के बेसिस पर जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में आगे निकल चुके हैं। तो आज के टाइम पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इन सब चीज़ों के बेसिस पर हो रहा है। पहले प्रोडक्शन इन सब चीज़ों के बेसिस पर नहीं होता था। आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक से एक तगड़ी मशीन हम लोग को देखने को मिल जाएगी, अपने आप काम चल रहा है सब कुछ। तो ये जो इंडस्ट्री 4.0 है वो आज का ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक टाइम पे सब सारा जो काम है वो लेबर से करवाया जाता था। अब बैकग्राउंड हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा मैंने बताया ये चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये कब से कब तक हुआ था, 1700 से लेकर 1800 तक, यह 100 साल तक यहाँ पर पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला था। इस टाइम पे क्या हुआ,
आप लोगों ने लेबर जो मजदूर हैं इनके ऊपर फोकस करना चालू करा, लेबर्स को यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया, मशीन टूल्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे बनना। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आते हैं, ये 20th सेंचुरी की बात है, यहाँ पर दुनिया एंटर कर चुकी थी सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। स्टील आ चुका था हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा था फैक्ट्रीज़ के अंदर। स्टील और इलेक्ट्रिसिटी से पता ना जाने क्या क्या बना दिया, बहुत सारी जो मशीन्स वगैरह वो बनाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हमारी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी थी। उसके बाद आता है थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये होता है 1950 में स्टार्ट, और आप कह सकते हो ये धीरे धीरे शुरू होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो अल्टीमेट लेवल पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो अल्टीमेट लेवल पर, कंप्यूटर्स वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि इस पीरियड में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पर काफ़ी कुछ चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर शुरू हो जाती है आना। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल 4.0, इसको बोला गया है चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। यहाँ पर किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है ये, तो पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, या फिर जो हेल्थ केयर है वो बेटर मिल सके, लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, एक अच्छा बेटर हेल्थ केयर मिलेगा, सस्ते दाम में हेल्थ केयर मिलेगा। उसके बाद फार्मर की इनकम इंक्रीज़ करने पे ध्यान देता है, नई नई टेक्नोलॉजी को बनाने में ध्यान देता है, नए नए इक्विपमेंट्स हमारे फार्मर्स को मिलेगी। नई नई टेक्नोलॉजी जब आएंगी, नए नए इक्विपमेंट्स आएंगे, नई नई मशीन आएगी, वो हमारे फार्मर्स को मिलेगी। उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ जो लिविंग, ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स है ना, उसको भी इंप्रूव करता है। मतलब लोग आराम से रह सकें अपनी कंट्री के अंदर, लोग जो है आराम से वहाँ पे बिजनेस कर सकें, तो इन चीज़ों को ही प्रमोट करता है। तो जो इंडस्ट्री 4.0 है ना, ये एक अल्टीमेट लेवल पर है, ये चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। आज के टाइम पर हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें आप जहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियल 4.0 टेक्नोलॉजी है ना, ये एमएसएमई के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो एमएसएमईज है ना, ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, इससे और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एमएसएमईज क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, मतलब सबसे छोटे वाले, मीडियम वाले। तो जो एंटरप्राइजेस है, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, इनको यहाँ पे बोला गया है, वहाँ पर ये इंडस्ट्री 4.0 को लागू करना चाहिए। इनसे इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। आज के टाइम पर एमएसएमई का पता है कितना बड़ा रोल है। एमएसएमई आज के टाइम पर हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है, रूरल एरियाज़ के अंदर प्रमोट करता है। इसकी जो आप कह सकते हो कि मतलब कैपेसिटी है, बहुत सारे लोगों को एक तरीके से जॉब्स प्रोवाइड करवाता है, और इसको हम लोग ग्रोथ इंजन बोलते हैं हमारे नेशन का। हमारे नेशन की जो ग्रोथ हो रही है ना, वो इन छोटे छोटे सेक्टर्स की वजह से हो रही है। और बोला गया लगभग बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पर ये एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। और देख पाओगे एमएसएमई सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद। आज के टाइम पर हमारे भारत में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। उसके बाद आप देख पाओगे एमएसएमई के अंदर आपको 11 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इंडस्ट्री 4.0 को यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं तो एमएसएमई और ज़्यादा ग्रो होते हुए नजर आएंगे। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नाउ आपको ध्यान ये रखना है, जो ये एमएसएमई है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये जो छोटे छोटे हैं, इनका अलग अलग अमाउंट डिस्क्राइब किया गया है। अभी आप हाल ही में यहाँ पर रिसेंटली क्या किया गया है, अलग अलग अमाउंट डिस्कस किया गया है। जैसे माइक्रो जो भी यहाँ पर एंटरप्राइज हैं, वो कितनी छोटी छोटी एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, कितने छोटे बिजनेस हो सकते हैं जिनका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ तक का हो, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है। एनुअल टर्नओवर जो है, और एनुअल जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का हो, 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसका जो छोटे वाले हैं, जो स्मॉल वाले हैं, उनका जो टर्नओवर 10 करोड़ हो, ठीक है, 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो। एनुअल टर्नओवर जो है इनका 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनका 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर ना हो। एनुअल टर्नओवर अगर हम लोग बात करें 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बोली जाती है। तो आज के टाइम पर इनकी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो ये छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ने में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। यह है आज का हमारा द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।